नमस्कार। मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट को हिंदी में विभागीय खाता कहते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और एक एक टॉपिक थ्योरिकल, तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी नियम कानून में बताऊंगा, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपके लिए फॉलो करने के लिए बताऊंगा, एक एक टॉपिक पर आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी। और मैं दावा करता हूं, यदि आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट को हिंदी में विभागीय खाते के नाम से जाना जाता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट को हिंदी में विभागीय खाते के नाम से जाना जाता है। ए विभागीय क्या होता है, डिपार्टमेंटल क्या होता है, आपको जानकारी है। केवल आपको थोड़ा हम हिंट देंगे और सब कुछ आप जान जाएंगे। आप बड़े पैमाने पर आपके यहां फुटकर बिक्री होती होगी। आपके यहाँ का मतलब जहां से आप सामान खरीदते होंगे, यानी कि अपने आप को आप खुद व्यवसायी मानिए, आप खुद बिजनेसमैन मानिए। कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को आपको खुद को बिजनेसमैन मानना होगा, अपने आप को मालिक मानना होगा। आप समझिए, आपके पास यदि कोई दुकान है, दुकान का मतलब गुमटी वाली दुकान नहीं, थोड़ा बड़ी दुकान जिस पर अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, जहां पर अकाउंटिंग का काम होता है। थोड़ी देर के लिए आप छोटा सा एक किराने स्टोर का मॉल मान लीजिए, जहां पर जरूरतमंद व्यक्तियों को, जरूरतमंद का मतलब जहां पर खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, उसको आप मान लीजिए। अब आप समझिए, जैसे एक किराने की दुकान से रिलेटेड हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें भी कई विभाग होते हैं। फुटकर बिकता है वहां पर। विभाग का मतलब एक जगह ऐसा होगा उसी के अंतर्गत जहां पर बिस्किट, टॉफी, चीनी, गुड़, दाल, चना, ये सब बिकता होगा। ये सब हो गया। उसी मॉल के अंदर, उसी मॉल में बिकता है। शहरों में दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, हम भी सामान खरीदने जाते हैं कभी कभी। उसी के अंदर अलग से कुछ कपड़ों के लिए भी स्थान रहता है, कुछ कपड़ों के लिए स्थान रहता है। हम मॉल के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। जो आप मॉल में जाते हैं सामान खरीदने, फुटकर ही बिकता है, आप जानते भी होंगे। तो मैं किराने की बात कर रहा था। किराने की बात में आप जब जाएंगे तो देखेंगे वहां पर, तो आपको कुछ कपड़े भी एक जगह बिकते हुए दिखेंगे। कुछ जगह पर आपको बिस्किट, टॉफी, नमकीन से संबंधित तमाम चीजें दिखेंगी, और कुछ जगह आपको शैम्पू से रिलेटेड दिखेगा। उसी में कुछ जगह मसालों से रिलेटेड, उसी में कुछ जगह अन्य चीजों से रिलेटेड वस्तुओं को बिकते हुए आप देखते होंगे। आप आइए, अब मैंने किराने का नाम ले लिया, तो मैं कभी कभी जाता हूं, एक मॉल है, 10-20 रुपए का बिस्कुट वगैरह खरीदने, तो वहां पर दिखाई देता है कई डिपार्टमेंट बने हुए हैं।
लेकिन अब मैं बात करता हूं जिस मॉल में आप घूमने जाते होंगे, कपड़ा खरीदने जाते होंगे, उस मॉल में फुटकर सामान तो बिकता है, लेकिन उस फुटकर सामान में आप देखते होंगे कि लेडीज का अलग डिपार्टमेंट बना होता है। देख लीजिएगा, जाइएगा, लेडीज का अलग डिपार्टमेंट बना होता है, जेंट्स का अलग डिपार्टमेंट बना होता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, संस्था एक ही है, याद रखिएगा, दुकान एक ही है, शॉप एक ही है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बताया लेडीज अलग, जेंट्स अलग। मॉल में एक छत ऐसा होता है जहां लेडीज अलग और जेंट्स अलग का होता है सामान, और उसी मॉल में आप कभी कभी या तो ऊपर वाले तल पे देखेंगे या तो नीचे वाले तल पे देखेंगे तो आपको बर्तन से संबंधित सामान भी दिखाई देगा, जहां पर आपको छोटा मोटा बर्तन भी मिलेगा, जहां पर आपको दिखाई देगा बोतल बिकता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आपको जो पैर रखने वाला होता है पर्दा, पर्दा भी बिकता हुआ दिखाई देगा। वो अलग डिपार्टमेंट बना रहता है, आप ध्यान से जाकर के देखिएगा आपकी बार, अगर आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो। अब देखिए, और चाहे जहां सामान खरीदते हैं आप, पैसा एक ही जगह भुगतान होता है, कभी कभी आप अपने स्तर पर देखेंगे, लेकिन भाई थोड़ा और बड़े लेवल पर जाएंगे, और बड़े लेवल पर जाएंगे तो भी वहां पर फुटकर बिक्री होती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमें यहां पर जो हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ेंगे, विभागीय खाते पढ़ेंगे, तो हमें यहां पर एक डिपार्टमेंट यानी कि लेडीज डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ उसको मालूम करना है, जेंट्स से कितना हुआ उसको मालूम करना है। अब आपको हाँ बताना चाहते हैं कि वहीं पर वो भी बिकता है, चावल भी बिकता है मॉल में ही, आजकल देखते होंगे मॉल में चावल भी बिकता है, तो गेहूं भी बिकता, गेहूं क्या आटा बिकता है, गेहूं भी मान लीजिए आटा भी बिकता है, दाल भी बिकती है। तो इस अनाज वाले डिपार्टमेंट से कितना फायदा हुआ हमारे पास। जब हम अपने ऊपर आते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए, हम पढ़ाते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो फाइनल ईयर और प्रीवियस ईयर, और मान लीजिए 11 12 हमारे पास इतने बच्चे पढ़ते हैं। तो सबका प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो अलग बात है, उसको तो हम पढ़ लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, लेकिन हमको 11th का अलग, 12th का अलग, बीकॉम का अलग, एमकॉम का अलग, और ठीक है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का अलग, सबका अलग अलग करना है। तो सबका अलग अलग प्रॉफिट निर्धारित करने के लिए क्या करना हो, कैसे निर्धारित किया जाएगा, इसी पर चर्चा होगी। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखें ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाते के उद्देश्य, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाते के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए विभागीय खाते के उद्देश्य क्या है। डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको उद्देश्य के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का सामंजस्य स्थापित करेंगे, यहां पर दोनों को मिक्स करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी मिलते रहते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, दोनों का सामंजस्य स्थापित करना है। आपको नंबर फर्स्ट लिखना है अपनी कॉपी में, नंबर फर्स्ट सबसे पहले इंग्लिश में लिखेंगे, फिर हिंदी में। इसका एक एक टॉपिक आप समझ लेंगे, इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं, एकदम आसान है। कंप्यूट कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट इंडिविजुअल, आपको लिखना है कंप्यूट
क्या कंप्यूट किया जाएगा? कंप्यूट कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट लॉस of each department of each department individually। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है? प्रत्येक विभाग, हिंदी में क्या लिखा जाएगा? प्रत्येक विभाग, प्रत्येक विभाग की पृथक पृथक लागत, पृथक पृथक लागत मतलब जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें कितने की कॉस्ट लगी है और एवं लाभ हानि की गणना। मतलब कि प्रत्येक विभाग, जो भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग लागत और अलग अलग प्रॉफिट मालूम कर लेना है। आपको पता लग जाएगा डिपार्टमेंट हाउस से, जब बनाया जाएगा तो अभी आप आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। दूसरा नंबर आपको लिखना है, दूसरा नंबर टू कंपेयर, कंपेयर किया जाएगा द रिजल्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट, द रिजल्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट। मतलब कि आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें से एक रिजल्ट का कंपेयर दूसरे के रिजल्ट से आप कर सकते हैं। कंपेयर द रिजल्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट विथ द अदर डिपार्टमेंट, विथ द अदर डिपार्टमेंट। आपको ध्यान देना है प्रत्येक विभाग के कार्यों एवं अन्य विभागों से तुलना, हिंदी में कहा जाएगा प्रत्येक विभाग के कार्यों एवं अन्य विभाग से तुलना। मतलब कि एक विभाग का जो काम है दूसरे विभाग के काम से कंपेयर किया जाएगा, तुलना की जाएगी। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सबकी कॉस्ट मालूम हो जाएगी अलग अलग, सबका प्रॉफिट लॉस मालूम हो जाएगा, प्रत्येक विभाग के कार्यों की तुलना अन्य विभाग के से कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे ध्यान देना है, आगे क्या कहा गया है? तीसरा नंबर कहा गया है टू फॉर्मुलेट suitable policy by analyzing economic activity of each department। Analyzing economic activity of each department।
डिपार्टमेंट। ठीक है, कहा गया है आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण, जो इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है इसमें। उसके बाद आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, मतलब कि फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसी ऑफ एनालिसिस इकोनॉमिक एक्टिविटी ईच डिपार्टमेंट, यानी कि प्रत्येक डिपार्टमेंट का आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। आप लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग आप उसको बारीकी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, टॉपिक पर बात कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को सर्चेबल कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव एंड effective coordination among all the department। ठीक है, क्या लिखना है, विभागों में उचित समन्वय स्थापित करना। हिंदी में लिखा जाएगा विभागों में उचित समन्वय स्थापित करना। आपस में जो बहुत सारे विभाग हैं उनमें कोऑर्डिनेशन किया जाता है, अन्य विभागों से समन्वय स्थापित किया जाता है। एक बार फिर समझाएंगे भी, इसमें 5 टॉपिक हैं, पांचों पहले लिख देते हैं। पांचवा कहता है टू इनकरेज एम्प्लॉय एंड मैनेजर, by evaluating performance of their department। हिंदी में लिखा जाएगा कर्मचारियों एवं प्रबंधकों की कार्य कुशलता ज्ञात करना। सबसे नीचे लिखेंगे हम कर्मचारियों एवं प्रबंधकों की कार्यकुशलता ज्ञात करना। उन्हें प्रोत्साहित करना। देखिएगा ये सब टॉपिक मैंने लिख दिए, ये सब टॉपिक अगर आपको याद रहेंगे तो आप पेपर में कुछ अच्छा करने की हिम्मत कर पाएंगे। पेपर ही नहीं, पेपर से नहीं मतलब, मेन होता है नॉलेज। टॉपिक क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ रहे हैं, विभागीय खाते आप पढ़ रहे हैं। विभागीय खाते डिपार्टमेंटल अकाउंट का मतलब मैंने बताया, एक ही फुटकर दुकान है, एक ही फुटकर स्टोर है, रिटेल व्यापार है, जहां पर बहुत सारे खरीदने वाले आते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले आते रहते हैं। वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है।
तो प्रत्येक अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉस्ट लगती है, अलग अलग प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या कहा जाएगा, इसके लिए आप पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाते के उद्देश्य बताइए। सबसे पहला है कंप्यूट कॉस्ट, विभागीय कंप्यूट कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस ईच डिपार्टमेंट इंडिविजुअली। भाई कोई भी बिजनेस है, बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट हैं, प्रत्येक की कॉस्ट, प्रत्येक में कितना कॉस्ट लगी, प्रत्येक में अलग अलग में कितना फायदा हुआ, उसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट विद द अदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का अगले डिपार्टमेंट से कंपेरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। टू फॉर्मुलेट suitable policy analyzing economic activity of each department, आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। चौथा टू एस्टेब्लिश एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जितने भी डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित किया जाता है, सबका साथ सबका विकास, सब साथ चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। टू इकोनॉमिक एम्प्लॉय एंड मैनेजर बाय इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ दियर डिपार्टमेंट, कर्मचारी और जो भी मैनेजर हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, सबको आपस में कार्य कुशलता तय कर दी जाती है, कार्य कितना, कौन कुशल है कौन अकुशल है, और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको प्रमोट करने का काम भी किया जाता है। अब आपको हम बताना चाहते हैं, आगे भी है, एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाते के लाभ एवं महत्व। पहले इसको लिख लेंगे, आप बता रहे हैं, आपको हेडिंग लिखना है एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। क्या लिखना है, एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाते के लाभ, विभागीय खाते के लाभ व महत्व। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में लिखना है लाभ हानि की जानकारी, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि की जानकारी। ध्यान दीजिएगा, अब आप पढ़ रहे हैं अकाउंट, तो आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट की, ईच डिपार्टमेंट की प्रॉफिट लॉस की जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड आपको लिखना है नॉलेज ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल प्रोग्रेस, नॉलेज ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल प्रोग्रेस, वास्तविक आर्थिक प्रगति का ज्ञान, वास्तविक आर्थिक
प्रगति का ज्ञान। मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी प्रगति हो रही है, एक्चुअल में वो भी मालूम हो जाता है। तीसरा नंबर आपको लिखना है फैसिलिटेट्स इन कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट्स ऑफ इन कंपैरेटिव स्टडी लिखना है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा। अध्ययन की सुविधा मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। मतलब सरलता पूर्वक आसानी से एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से आप क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा नंबर के बाद आपको चौथा नंबर लिखना है नीति निर्धारण में सहायक, हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, नीति निर्धारण में सहायक। नीतियों का निर्धारण करना है, कोई भी आपको पॉलिसी बनानी है, कोई भी आपको प्लानिंग करनी है, वहां पर डिपार्टमेंटल के परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट कितनी क्षमता से हमें प्रॉफिट दे सकता है, कितनी क्षमता से हमें आगे बढ़ा सकता है, बिजनेस का प्रोग्रेस करा सकता है, उस पर पॉलिसी बनाई जाती है। पांचवा नंबर इनकरेजमेंट टू एम्प्लॉय। कर्मचारियों को प्रोत्साहन किया जाता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। कर्मचारियों को यहाँ पर इनकरेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभों में वृद्धि, शुद्ध लाभों में वृद्धि। इससे क्या होता है, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज किया जाता है, नेट प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। किससे, डिपार्टमेंटल अकाउंट बना करके। ठीक है, अलग अलग जहां ज्यादा खर्चा है वहां पर खर्चे को कंट्रोल किया जाता है। सातवां नंबर कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब कि जो स्कंध पर नियंत्रण, स्कंध पर नियंत्रण मतलब क्या होता है, स्टॉक को, इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है। आठवां नंबर हेल्पफुल फॉर क्रेडिट कंट्रोल।
कंट्रोल, शॉक नियंत्रण में सहायक, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें। लाभ क्या है, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व क्या है, नॉलेज, प्रॉफिट लॉस की जानकारी आपको मिल जाएगी, एक्चुअल फाइनेंशियल प्रोग्रेस की जानकारी आपको मिल जाएगी, फैसिलिटी इन कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं आप, हेल्प्स इन फॉर्मेशन पॉलिसी, नीतियों को निर्धारित कर सकते हैं आप, इनकरेजमेंट टू एम्प्लॉय को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभों में वृद्धि कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, स्कंद पर नियंत्रण कर सकते हैं, हेल्पफुल फॉर क्रेडिट कंट्रोल, शॉक में नियंत्रण कर सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इसे आप अपनी कॉपी में थ्योरी के बेस पे तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे सबसे पहले मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खातों की पद्धतियाँ। आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें और आपको लिखना भी पड़ेगा अगर आपके यहाँ पढ़ना है, मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। हिंदी में लिखना है आपको विभागीय खातों की विधियां, विभागीय खातों की विधियां, ये आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कौन कौन सी विधि है। सबसे पहला नंबर आपको मैं बताना चाहता हूँ सेपरेट यूनिट मेथड। पहला आपको लिखना है सेपरेट, ध्यान दीजिएगा, सेपरेट यूनिट मेथड्स। इसको बोला जाएगा स्वतंत्र इकाई पद्धति। क्या बोला जाएगा? स्वतंत्र इकाई पद्धति। दूसरा आपको लिखना है, सेपरेट के बाद कहा है कॉलमनर, कॉलमनर, कॉलमनर बेसिस मेथड। इसको स्तंभीय, स्तंभीय आधार पद्धति। इसके पहले मैंने आपको महत्वपूर्ण थ्योरी, महत्वपूर्ण 9 टॉपिक बताया है। विभागीय खाता क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब एडवांटेज क्या होता है इसका, ठीक है। जिसे मैं आपको बता रहा हूँ सेपरेट यूनिट मेथड। सेपरेट यूनिट मेथड होता है, इस पद्धति में प्रत्येक विभाग को एक स्वतंत्र इकाई मानकर पृथक पृथक लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें कहा गया है जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सबको अलग अलग माना जाता है, सबका अलग अलग प्रॉफिट मालूम किया जाता है, लॉस मालूम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोई भी एजेंसी है, कोई भी मॉल है, कोई भी कंपनी है, कोई भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा, उसका मालूम करके फिर इकट्ठा मालूम किया जाता है।
उसके बाद आपको ध्यान देना है, इस पद्धति का प्रयोग जहाँ पर वहाँ पर होगा स्वतंत्र का, सबको अलग अलग सबका, जहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स होंगी, बहुत सारे विभाग होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, स्तंभीय वाले में इसका प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ विभागों की संख्या कम होगी, जहाँ क्रय विभाग, विक्रय विभाग, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, मतलब जहाँ बहुत सारे विभाग होंगे वहाँ पर सबको अलग अलग सबका प्रॉफिट लॉस मालूम किया जाएगा। उसके बाद जहाँ पर कम विभाग होंगे स्तंभीय आधार का प्रयोग किया जाएगा, और आपको ध्यान देना इनका अलग अलग प्रॉफिट लॉस एक में ही कैलकुलेट कर लिया जाएगा। भाई प्रॉफिट है तो ऐड कर दिया जाएगा, कहीं पर लॉस हो गया तो उसको लेस कर दिया जाएगा, ऐसे इसका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। क्यूमुलर बेसिस मेथड में इसमें क्या होता है, जहाँ विभाग कम होंगे डिपार्टमेंट कम होंगे, ठीक है। इसका नमूना भी है, डिपार्टमेंटल परचेज बुक, डिपार्टमेंटल सेल्स बुक बनता है, डिपार्टमेंटल परचेज बुक का नमूना आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा डिपार्टमेंटल परचेज बुक। डिपार्टमेंटल परचेज बुक का कॉलम क्या होता है, विभागीय क्रय बही, विभागीय क्रय पुस्तक, डिपार्टमेंटल परचेज बुक। कॉलम बना लीजिए डेट का, पार्टिकुलर का, ये आपका डेट का कॉलम बनेगा, ये आपका पार्टिकुलर का कॉलम बनेगा, इनवर्ड इनवाइस नंबर का कॉलम बनेगा, लेज़र फोलियो का कॉलम बनेगा, फिर टोटल का कॉलम बनेगा, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, मतलब डी रहेगा, जितना डिपार्टमेंट रहेगा वैसे बढ़ता जाएगा। थोड़ा फॉर्मेट समझिएगा और कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है डेट, यहाँ पर लिखना है पार्टिकुलर, यहाँ पर इनवर्ड इनवाइस नंबर, इनवर्ड इनवाइस नंबर, लेज़र फोलियो, टोटल, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ऐसे आपको बना देना है। केवल अभी फॉर्मेट बनाइए, केवल फॉर्मेट समझिए, क्वेश्चन जो भी होगा एक एक क्वेश्चन पर गारंटी के साथ पढ़ाई होगी, गारंटी के साथ आप समझेंगे। डिपार्टमेंटल ए, डेट, पार्टिकुलर, इनवाइस नंबर, लेज़र फोलियो, टोटल, डिपार्टमेंटल ए बी सी, ये हो गया आपका परचेज बुक। अब बात आती है, मान लीजिए कहीं पर सेल्स बुक हो जाए, तो आप समझिएगा ज़्यादा हम आपको दोबारा करना पड़ेगा। मान लीजिए डिपार्टमेंटल सेल्स बुक, यहाँ पर इनवर्ड के स्थान पर हो जाएगा आउटवर्ड, ये हो जाएगा आपका डिपार्टमेंटल सेल्स बुक। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपको आगे ध्यान देना है, आगे आपको क्या ध्यान देना है, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स, हिंदी में कहते हैं विभागीय अंतिम खाता। क्या कहते हैं, विभागीय अंतिम खाते, याद रखिएगा विभागीय अंतिम खाते। आपको मैं बताना चाहता हूं विभागीय अंतिम खातों में सबसे पहले डिपार्टमेंटल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता हिंदी में बोला जाएगा। दूसरा नंबर है जर्नल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जर्नल प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट बनेगा। अगला नंबर है बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तीसरा बैलेंस शीट बनेगी। आप ध्यान देंगे, इतना चीज बनेगा। कहा गया है विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता प्रत्येक व्यापार का पृथक पृथक, मतलब प्रत्येक विभाग का अलग अलग, प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग ग्रॉस और नेट प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा और फिर उसको यहाँ लाया जाएगा, मतलब यहाँ पर अलग अलग बनेगा, फिर उसको यहाँ पर लाया जाएगा। जर्नल मतलब यहाँ मिक्स किया जाएगा। बैलेंस शीट भी सबकी एक में ही बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है अब एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब विभागों का बंटवारा। जो विभागों का बंटवारा होता है, जैसे बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो इकट्ठा रहते हैं, यही मेन है। आप समझिएगा, जितना आपने पढ़ा उसमें से सबसे मेन है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, बहुत ही ज़रूरी है, यही आपको याद भी करना पड़ेगा। इसको पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बताते हैं। आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आप समझिएगा कि देखो भाई, अगर कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा संस्था है, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर अलग अलग दिए हैं तो अलग अलग में लिख दो, लेकिन जब इकट्ठा दिया रहता है तो उसको बांटना पड़ेगा, यही ज़रूरी है। व्ययों का विभाजन हिंदी में भी लिख लीजिए, व्ययों का विभाजन। दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर से लिखा गया है और एक मार्कर भी थोड़ा सूख गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला लिखना पड़ेगा आपको स्थान के आधार पर। कुछ व्यय होते हैं जिनको हम स्थान के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। कहा गया है ऐसे व्यय जो विभागों द्वारा प्रयुक्त स्थानों पर निर्भर हों। आप समझिएगा, जैसे किसी भी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, कुछ मशीन छोटी होती है, कुछ मशीन बड़ी होती है, अलग अलग मशीन का आपको निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्थान के आधार पर उसका किराया, जैसे मशीनों का जैसे स्थान का किराया है, समझिएगा हमारी बात को, स्थान का किराया। स्थान के आधार पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी स्टूडेंट को। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। रेंट ऑफ स्पेस आपको बताना चाहते हैं स्थान के आधार पर किराया। जैसे बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, तो आपको स्पेशल किसी पार्टिकुलर मशीन का मालूम करना है किराया कितना है, तो जितना वो क्षेत्रफल में एरिया में घेरी होगी उतने के आधार पे बांटा जाएगा, ठीक है। स्थान का किराया। म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्स को भी स्थान के आधार पर याद रखिएगा। स्थान के जितना स्थान घेरी होगी जो मशीन, उसी के बेस पे किया जाएगा, किराया रहेगा। और म्युनिसिपल ऑन द बेसिस ऑफ सेल, दूसरा नंबर विक्रय के आधार पर।
ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, विक्रय के आधार पर। आप समझिएगा भाई, विक्रय के आधार पर किनको बांटा जाएगा, सेल के बेस पे कौन कौन से खर्चों को बांटा जाएगा। जैसे दिया गया है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, सब लिख रहे हैं। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन के बाद आपको ध्यान देना है यात्री विक्रेता का वेतन, यात्री विक्रेता का वेतन मतलब सैलरी ऑफ पैसेंजर सेलर। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, सब कुछ बता भी दे रहे हैं, जो इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में। सैलरी ऑफ पैसेंजर सेलर मतलब विक्रय करने जो जा रहा है उसको विक्रय, कई लोग जा रहे हैं, जो जितना विक्रय करेगा उसका अलग अलग बांटा जाएगा। अगला दिया गया है डिस्काउंट, डिस्काउंट बिक्री वाला जो सेल किया जाएगा, सेल्स डिस्काउंट। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट्स। उसके बाद आपको ध्यान देना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद निरीक्षण, सुपरविज़न, सुपरविज़न एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें क्या विक्रय के आधार पे, ये सब खर्चे जो होंगे किसके आधार पे बढ़ेंगे, विक्रय के आधार पे बढ़ेंगे। इसको भी सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अटकाएंगी, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो सब बताना जरूरी है। और आपको लिखना है चौथे में आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। लिखना है विक्रय की लागत के अनुसार, विक्रय की लागत के अनुसार। विक्रय की लागत के अनुसार का मतलब क्या होता है, विक्रय की लागत के अनुसार का मतलब होता है कि यदि प्रश्न में व्ययों का विभाजन विक्रय की लागत के आधार पर किया जाना है तो लागत निम्नानुसार निकाली जाएगी। मतलब कॉस्ट निकालना है तो, और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है, सूत्र लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस खर्चे इससे संबंधित माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक एक सवाल पर ऐसे हम आपको बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ क्रय, विक्रय के आधार पे, कॉस्ट ऑफ सेल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। आपको लिखना है क्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर। क्रय के आधार पर क्या होगा, क्रय के आधार पे आपको ध्यान देना है डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, जैसे डिस्काउंट रिसीव होगा और कमीशन रिसीव, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद इसको लिखिए। इसके बाद अन्य भी है, अन्य है जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। आपको ध्यान देना है ऑन द अदर, अन्य आधार पर, अन्य आधार पर। इंग्लिश में बोलेंगे अदर बेसिस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अदर बेसिस पे। आपको ध्यान देना है जैसे कहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिजली व्यय, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, विद्युत व्यय। जो विद्युत व्यय है
विद्युत व्यय में जो मीटर लगाए गए हैं, जो जितना मीटर चलेगा भाई, विद्युत व्यय बिजली जितना चलेगी, जो जितना मीटर चलेगा उसी के बेस पे। उसके बाद आपको ध्यान देना है, दूसरा ध्यान देना आपको अपनी कॉपी में अगला लिखना है इंश्योरेंस प्रीमियम। बीमा प्रव्याजी। इंश्योरेंस प्रीमियम जिस डिपार्टमेंट में जितना स्टॉक होगा उसके बेस पे, याद करना पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट में जितना स्टॉक होगा। अदर में आपको लिखना है अगला डिप्रिसिएशन, संपत्ति, जिस डिपार्टमेंट में जितनी संपत्ति होगी, संपत्ति के मूल्य के बेस पे। चौथा नंबर आपको लिखना है इंश्योरेंस प्रीमियम वर्कमैन कंपनसेशन। इंश्योरेंस प्रीमियम वर्कमैन कंपनसेशन। तो याद रखिएगा, मजदूरी के अनुपात में प्रत्येक डिपार्टमेंट के वेजेस के बेस पे। पांचवा नंबर आपको ध्यान देना है कैंटीन, रेस्ट हाउस, ध्यान दीजिएगा, कैंटीन, रेस्ट हाउस एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू लेबर। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू लेबर मतलब जो कैंटीन में खर्च किया जाएगा, रेस्ट हाउस में खर्च किया जाएगा, मतलब लेबर से रिलेटिंग जो खर्च किया जाएगा, उसके लिए क्या कहा गया है? उसके लिए कहा गया है कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे, कर्मचारियों की संख्या पे, जैसे कैंटीन, रेस्ट हाउस, अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे अनएलोकेटेड एक्सपेंस, यदि व्ययों का विभाजन ना किया जा सके तो ऐसे व्ययों को लाभ हानि सामान्य, मतलब जो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जिनको यहाँ नहीं बताया गया, जो असंभव लगे उनको कहाँ लिखा जाएगा, जैसे उनको जर्नल पीएल में लिखा जाएगा, जर्नल प्रॉफिट लॉस में। पहला डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनेगा, फिर जर्नल बनेगा। जर्नल में इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जर्नल में इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद डायरेक्टर फी, डायरेक्टर फी के बाद दिया गया है इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रिजर्व, ये सब सारी आप पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कहता है AVCR 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें 3 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। फॉलोइंग आर सेम म्यूचुअल रेशियो। डिपार्टमेंट्स में सेल्स रेशियो 3:2:1, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेशियो 1:1:1, एम्प्लॉय रेशियो 4:3:1, परचेज रेशियो 7:2:1। एलोकेट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन 3 डिपार्टमेंट्स: एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, बैड डेप्ट, रेंट। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कॉलम बनाना है। कॉलम आपका बनेगा, 3 डिपार्टमेंट हैं तो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से कॉलम बनेगा, एक्सपेंडिचर के हिसाब से। अपनी कॉपी में ऐसे कॉलम बनाइए हमारे साथ, जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे आप कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ऐसे आप कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम होगा एक्सपेंडिचर का, अगला कॉलम होगा डिपार्टमेंट ए,
अगला कॉलम होगा डिपार्टमेंट बी, अगला कॉलम होगा डिपार्टमेंट सी, अगला कॉलम होगा टोटल। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। पहला एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, सी, यहाँ पर होगा आपका टोटल। ध्यान देना है, जैसे सबसे पहले दिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ आप पढ़े हुए हैं, आपको पीछे बताया भी गया है। पहला दिया गया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। आपको याद रखना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, इकट्ठा दिया गया है 2400, एडवर्टीजमेंट इकट्ठा दिया है 2400। किसके रेशियो में बांटा जाएगा आपको मैं बताना चाहता हूँ। सेल्स किस रेशियो में एडवर्टीजमेंट बिक्री से संबंधित होता है, इसीलिए सेल्स के रेशियो में बांटा जाएगा। एडवर्टीज एक्सपेंसेस किस में बांटा जाएगा, सेल्स के रेशियो में। दिया गया है सेल्स का रेशियो 3:2:1, 3:2:1। टोटल दिया गया है 2400। ध्यान दीजिएगा, 2400 का 3 2 5 1 6, 3/6, 6 चौक 24, 3 4 तिहाई 1200 ए में आएगा। फिर 2400 इंटू 2/6, 6 चौक 24, 4 दूनी 800, 2400 1/6, 6 चौक 24, 4 51 400। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सेल्स एडवर्टीजमेंट को सेल्स के रेशियो में, सेल्स का रेशियो जो हमारा दिया गया है, कौन सा रेशियो था दिया गया है, देखो सेल्स का रेशियो क्वेश्चन में 3:2:1। इतना आपको समझ गए होंगे आप। उसके बाद दिया गया है सैलरी। सैलरी आपको ध्यान देना है, सैलरी को किस रेशियो में बांटा जाएगा, सैलरी को एम्प्लॉय के रेशियो में बांटा जाएगा। सैलरी किसको दी जाती है, एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को दी जाती है। तो आपको लिखना है क्या यहाँ पर सैलरी, सैलरी कितना दिया है, टोटल दिया है 4000। टोटल कितना दिया है 4000। एम्प्लॉय का रेशियो दिया है 4:3:1। 4000 गुणे 4/8, तो 8×5 = 40, 5 चौक 20, 2000 रुपया। यहाँ पर 2000 आएगा। 4000 गुणे 3/8, 8×5 = 40, 5 तिहाई 1500 आएगा। उसके बाद 4000 गुणे 1/8, 8×5 = 40, 500 आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4000। टोटल कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप याद कर ही रहेंगे, इस सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ बैड डेप्ट। बैड डेप्ट को किस रेशियो में बांटा जाएगा, याद रखिएगा, बैड डेप्ट विक्रय से संबंधित होता है। तो अगला लिखिए आप बैड डेप्ट। बैड डेप्ट्स जो होता है वो विक्रय से संबंधित होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बैड डेप्ट्स जो होता है विक्रय से संबंधित। तो विक्रय कितने रुपए का दिया गया है, 3 अनुपात, विक्रय का रेशियो 3:2:1। बैड डेप्ट है 1600, 3:2:1, 1600, 3/3:2:5:1 6, ठीक है, 3/6। फिर 1600 गुणे 2/6, फिर 1600 गुणे 1/6। तो आपका आ जाएगा 800, 533, 267। 800, 533, 267, टोटल 1600।
इसको आप अपने यहाँ अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। मैंने जो बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, एडवर्टीजमेंट को विक्रय के, सैलरी को एम्प्लॉय के रेशियो में, बैड डेप्ट को किसके रेशियो में बांटा जाएगा, बैड डेप्ट को विक्रय के रेशियो में बांटा जाएगा। अगला है रेंट। आपको पता होना चाहिए रेंट को जितना स्थान घेरता है, जितना एरिया को कवर करता है, उसके रेशियो में बांटा जाएगा। तो रेंट हमारा दिया है 900। तो और आप देखिएगा स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो 1:1:1। जो हमारा रेंट दिया है 900 के लिए 300 300 300 900, इन सबको आप ऐड कर लीजिए, इन सबको आप जोड़ लीजिए। 32 4000 4300। डिपार्टमेंट ए में खर्च कितना आएगा, 4300। डिपार्टमेंट में कितना आएगा, डिपार्टमेंट में आएगा 3133। डिपार्टमेंट सी में 1467। डिपार्टमेंट डी में, मतलब डी नहीं है, टोटल 8900 आपका उत्तर आ जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। ना समझ में आए तो एक बार फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आने लगेगा।